डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। एक नए लेक्चर के साथ मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, अनदर पिलर ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट। इससे पहले हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्लासिकल का मनी मार्केट, वो डिस्कस कर चुके हैं, और इससे पहले हम प्रोडक्शन फंक्शन एंड लेबर मार्केट। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है थर्ड पिलर, क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ ऑथर्स ने डिफरेंट नेम से लिखा है। किसी ने इसको नाम दिया है द रियल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट, किसी ने इसको बॉन्ड्स मार्केट का नाम दिया है, किसी ने इसको कैपिटल मार्केट का नाम दिया है, किसी ने इसको क्रेडिट मार्केट का नाम दिया है, और कहीं पे लोनेबल फंड्स के नाम से भी मिलेगा, और इसको फाइनेंशियल मार्केट भी कहा जाता है। तो मुख्तलिफ ऑथर्स ने डिफरेंट नेम से इसको ज़ाहिर किया, लेकिन असल चीज़ इसके नाम में नहीं है। असल चीज़ तो ये है कि ये थ्योरी कहती क्या है। इस थ्योरी में सबसे ज़्यादा क्लासिकल ने एम्फेसाइज किया है ऑन इंटरेस्ट रेट पर, कि इंटरेस्ट रेट इज़ एन इक्विलिब्रेटिंग फैक्टर, और वो कैसे है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज जो है वो इसी चीज़ पर दिया है कि इंटरेस्ट रेट को उसने बहुत ज़्यादा अहमियत दी है क्लासिकल ने। और फिर बाद में जो केन्स का क्रिटिसिज्म हुआ वो भी इसी पॉइंट पर हुआ कि इंटरेस्ट रेट ही नहीं है सिर्फ जो इतना ज़्यादा एम्फेसाइज इस पर किया जा रहा है, और भी फैक्टर्स हैं। जैसे उसने फिर इन्वेंट्रीज़ को हाईलाइट किया कि इन्वेंट्रीज़ प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। तो केन्स का ये मतलब था। तो बाद में जो इस पर क्रिटिसिज्म हुआ वो भी इसी पॉइंट पर हुआ। और एक और थ्योरी भी है जो कभी कभी तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट के साथ उसको इसी थ्योरी को यानी कि गुड्स मार्केट का नाम भी दिया जाता है, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम का भी। परसेप्शन दोनों का सेम है, लेकिन जहाँ तक बात है इंटरप्रिटेशन की तो वो डिफरेंट है। क्योंकि क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट में हम बात करते हैं लोनेबल फंड्स की, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, बॉन्ड्स मार्केट यानी डिमांड फॉर बॉन्ड्स वगैरह की बात करते हैं, सप्लाई की, उनकी इंटरसेक्शन और इक्विलिब्रियम पॉइंट की। लेकिन जो गुड्स मार्केट की जहाँ तक बात है तो उसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये चीज़ फिर आपस में गड़बड़ हो जाती और कंसेप्ट आपस में फिर जो है मिल जाते दोनों के। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे गुड्स मार्केट को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा, और गुड्स मार्केट के ऊपर इंशाल्लाह अलग से एक लेक्चर अपलोड करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट है क्या, जो क्लासिकल ने इतना ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया इसके ऊपर। इंटरेस्ट रेट है क्या चीज़? इंटरेस्ट रेट जिसको उर्दू में सूद कहते हैं, इंटरेस्ट को अरबी में रिबा कहते हैं शायद। तो इंटरेस्ट रेट को भी मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट ने, मुख्तलिफ ऑथर्स ने डिफरेंट तरीके से, हर कोई ने इसको एक्सप्लेन किया है, इसको डिफ़ाइन किया है। लेकिन किसी ने इसको प्राइस का नाम दिया है, प्राइस ऑफ मनी इज़ इंटरेस्ट रेट। किसी ने रिवार्ड का नाम दिया है, जो लैंडर है, जो पैसे दे रहा है, उसका रिवार्ड है इंटरेस्ट रेट। और जो बर्नानकी ने इसको डिफ़ाइन किया है कि इंटरेस्ट रेट इज़ द रिवार्ड विच इज़ प्रोमिस्ड बाय बोरोअर टू द लैंडर फॉर द यूज़ ऑफ बोरोड फंड्स। तो डिफरेंट तरीके से जो है इसको डिफ़ाइन किया गया है। लेकिन हम यहाँ आज डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रोफेसर केन्स का, जो इजी भी है, शॉर्ट भी है और टू द पॉइंट भी है। तो इंटरेस्ट रेट बाय केन्स, बाय प्रोफेसर केन्स, जॉन मेनार्ड केन्स इंटरेस्ट रेट को डिफ़ाइन करते हैं कि इंटरेस्ट रेट इज़ द रिवार्ड, interest rate is the reward which is given due to what? Due to parting with liquidity for a specific period of time.
ये था डेफिनेशन इंटरेस्ट रेट का जो प्रोफेसर जॉन मेनार्ड केन्स ने पेश किया था कि इंटरेस्ट रेट इज़ अ रिवार्ड विच इज़ गिवन ड्यू टू पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो पार्टिंग मतलब जुदा रखना और ख़ुद से दूर रखना, यानी कि फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, एक ख़ास वक्त के लिए जब हम लिक्विडिटी को, मनी को, कैश को अपने से दूर रखते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट है वो उसका रिवार्ड है। लेट्स सपोज एक पर्सन है, बैंक के पास जाता है और वहाँ से लोन लेता है, तो बैंक उसको यानी कि 5 साल के लिए लेट्स सपोज बैंक उसको लोन प्रोवाइड कर देता है। तो बैंक ने जब उसको लोन दिया है तो उस दौरान जितना भी है अमाउंट, जितनी भी है, तो वो अमाउंट बैंक के पास तो नहीं है। फिर 5 साल बाद वो अमाउंट जब दोबारा बैंक को वो बंदा पहुंचा देगा तो इस दौरान बैंक को जो इनकन्वीनियंस हुई उस अमाउंट की, तो वो उसका रिवार्ड है कि इस दौरान जो उस बंदे ने वो अमाउंट जाके यूज़ की है और बैंक उसकी यूज़ से महरूम रहा है, इस दौरान उस अमाउंट को अपने से दूर किया है, तो उस अमाउंट की लिक्विडिटी से जो है महरूम रहा है बैंक, तो ये उसका रिवार्ड है इंटरेस्ट रेट। लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी मीन द ईज़ विद विच एन एसेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट लूजिंग इट्स नॉमिनल वैल्यू और अमाउंट एंड लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जब कोई भी एसेट मीन असासा, वो अपनी जो है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ और अपनी वैल्यू लूज़ किए बग़ैर जब कैश में तब्दील हो जाए, क्योंकि कैश इज़ द मोस्ट लिक्विड, जो सबसे लिक्विडिटी सबसे ज़्यादा है वो कैश में है, और जो है जब कन्वर्ट हो जाए तो उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो ये था इंटरेस्ट रेट का डेफिनेशन जो प्रोफेसर केन्स ने पेश किया था। अब जैसे हर मार्केट में एक डिमांड साइड होता है और दूसरा उसमें सप्लाई साइड होता है, फिर दोनों साइड जब इंटरसेक्ट करते हैं आपस में तो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आउटपुट और फिर उसके बाद जो इक्विलिब्रेटिंग फैक्टर है वो उस पॉइंट पे डिटरमाइन होता है। तो इस मार्केट में भी हमारे पास डिमांड साइड भी है और सप्लाई साइड भी है। तो इस मार्केट में हम डिमांड साइड है हमारे पास डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो लोनेबल फंड्स और बॉन्ड्स ये सारे फिर एक ही मार्केट है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ फ़र्क है कि जो डिमांड फॉर लोनेबल फंड है वो सप्लाई ऑफ बॉन्ड है, तो वो फिर यहाँ पे हमें फिर एक्सप्लेन कर लूँगा। तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड, डिमांड फॉर लोनेबल फंड, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि डिमांड फॉर लोनेबल फंड कौन करता है। डिमांड फॉर लोनेबल फंड यानी कि फ़ंड की डिमांड कौन करता है। तो वी हैव 2 एजेंट्स जो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स करते हैं। तो वो एजेंट कौन कौन से हैं? उसमें से एक है गवर्नमेंट, और जो सेकंड है वो है फर्म। जब गवर्नमेंट के स्पेंडिंग्स या एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं और रेवेन्यू कलेक्शन जब कम हो जाता है और बजट डेफिसिट में चला जाए, तो उस सूरत में गवर्नमेंट या इधर तो सेंट्रल बैंक से रुजू कर लेगी और मनी सप्लाई इंक्रीज़ कर देगी या करवाएगी, और फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि गवर्नमेंट के पास जो बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ हैं उनकी सेलिंग स्टार्ट कर ले। लेकिन गवर्नमेंट अगर जाए सेंट्रल बैंक के पास और मनी सप्लाई इंक्रीज़ करवाए तो ये ऑकवर्ड होगा कुछ, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं व्हेन एवर मनी सप्लाई डबल्स प्राइसेस आल्सो डबल्स, और वी नो दैट इंक्रीज़ इन प्राइसेस लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा तो इकोनॉमी की हालत सुधरने के बजाय और ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से सेंट्रल बैंक के पास जाना इस हालात में वो ज़्यादा ऑकवर्ड होगा। तो गवर्नमेंट फिर क्या करेगी? अपने बॉन्ड्स बेचना स्टार्ट कर लेगी। अब व्हाट इज़ बॉन्ड? बॉन्ड क्या चीज़ होता है? बॉन्ड इज़ अ पीस ऑफ पेपर, एक पीस ऑफ पेपर होता है विच शोज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है विच शोज़ अ कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम ऑफ इनडेटेडनेस बिटवीन बोरोअर एंड सेलर। यानी कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल क्लेम होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो एक क्लेम पर डिपेंड करती है, और वो इनडेटेडनेस होता है, कर्ज़ादारी होता है बिटवीन
बोरोअर एंड सेलर। जो सेल करने वाला है, जो सेल यानी कि लेंडर है, लेंडर वो है जो बॉन्ड लेता है और उसके बदले वो कैश पर प्रोवाइड कर देता है। और इसके बाद जो है जो बोरोअर है वो बोरोअर बॉन्ड प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है, इस मजबूरी में वो अपने बॉन्ड्स सेल कर रहा है। और जो बाकी लेंडर है, वो लेंडर क्या करेगा, वो बॉन्ड ले लेगा और इसके बदले वो मनी प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट को, या फर्म है या जो भी है वो उसको मनी प्रोवाइड कर लेगा। तो गवर्नमेंट फिर क्या कर लेती है, गवर्नमेंट उस सूरत में अपनी सिक्योरिटीज़ बेचेगी जब उसका जो बजट है वो डेफिसिट में हो, बैलेंस ऑफ बजट जब डेफिसिट में हो, तो उस सूरत में गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स बेचेगी ताकि कुछ अमाउंट आ जाए, पैसे आ जाएं, तो वो आगे फिर क्या कर सके, वो आगे फाइनेंस कर सके अपने स्पेंडिंग्स को। और स्पेंडिंग्स फिर यही पब्लिक सर्विसेज पर, या ये पब्लिक सर्विसेज हैं या पब्लिक गुड्स हैं, इन चीज़ों पर। फिर उसके बाद अच्छा, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग, ये एक्सोजीनियस एक पॉलिसी है जो डेफिसिट की सूरत में होता है, तो इस वजह से ये एक शिफ्टिंग फैक्टर भी है उसके लिए, इन्वेस्टमेंट कर्व के लिए। तो आगे हम देख भी लेते हैं, एम्प्लॉय जो है ये फिर आगे उसमें अप्लाई भी कर लेंगे, देख भी लेंगे कैसे होगा ये। फिर उसके बाद फर्म है, फर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स उसके पास होते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, तो उन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। जब पैसे उसके पास नहीं होते हैं तो वो उस अपने जो सिक्योरिटीज़ और बॉन्ड्स होते हैं अपने, वो उनको सेल आउट कर लेगा ताकि उसके पास कुछ अमाउंट आ जाए और वो फिर उस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर ले किसी भी प्रोजेक्ट में जो प्रॉफिटेबल हो ज़्यादा और जो सूटेबल हो। लेकिन इस केस में इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होता है। अब अगर एक कंपनी या एक फर्म या जो गवर्नमेंट है वो अपने बॉन्ड सेल कर रहा है, कंपनी है जैसे, उसने अपने बॉन्ड सेल कर लिए, लेट सपोज उसने 5 साल के लिए बॉन्ड सेल कर लिए, तो कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि ये एक पीस ऑफ पेपर है, उसके ऊपर एग्रीमेंट सारा कुछ लिखा होता है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए क्या इंटरेस्ट रेट पे करना है, क्या उसकी जो है पार वैल्यू, सब कुछ उसमें लिखा होता है। अब गवर्नमेंट एक बॉन्ड, जैसे एक कंपनी है, फर्म की बात करें जैसे, वो कंपनी अपना एक बॉन्ड है वो सेल कर देता है। अब उसके ऊपर फ़र्ज़ कर लो कि $10,000 उसकी फेस वैल्यू है, $10,000 में वो एक पीस ऑफ पेपर देता है, आगे से जो बंदा उस बॉन्ड को ले रहा है वो 10,000 इस कंपनी के हाथ पे रख देगा। अब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है, असल चीज़ वो है, इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर लिखा होता है, लेट्स सपोज 10%, उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कंपनी हर महीने जो बंदा ये बॉन्ड ले रहा है उसको 10% इंटरेस्ट रेट देने का जो है पाबंद रहेगी ये कंपनी। 10% इंटरेस्ट रेट, 10% अगर पर मंथ का हम निकाल दें तो 1000 बन जाता है। तो 10,000 इसकी जो है पार वैल्यू है। अब उसमें से 1000 रुपये जो बनते हैं वो हर महीने ये कंपनी पाबंद है उस बंदे को देने की। अब यहाँ से सारा किस्सा स्टार्ट होता है। अगर ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाए, ये अमाउंट ज़्यादा हो जाए जो उस कंपनी ने पे करना है, तो कंपनी वो इन्वेस्टमेंट छोड़ देगी कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इतना कैश चाहिए और इस कैश के ऊपर मुझे इतना इंटरेस्ट रेट पे करना है, इसमें तो फ़ायदे के बजाय उल्टा मुझे नुकसान हो रहा है, इतने पैसे मैं पे नहीं कर सकती एक महीने में या एक साल, जो भी उसका जो है ड्यूरेशन है इंटरेस्ट रेट पे करने का। तो वो इन्वेस्टमेंट छोड़ देगी वो कंपनी, उस इन्वेस्टमेंट की तरफ मूव करेगी जिसकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो इन्वेस्टर है उसके लिए क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो बॉन्ड बेच रहा है आगे और उसके बदले उसने हर महीने इंटरेस्ट रेट पे करना है। तो वो इंटरेस्ट रेट दरअसल क्या है, वो कॉस्ट है उस कंपनी के लिए जिसने अपना बॉन्ड सेल कर लिया। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस कंपनी ने हर महीने या हर साल जो है या हर 6 महीने उसने जब ज़्यादा पैसे पे करने होंगे इंटरेस्ट रेट की सूरत में, तो वो इन्वेस्टमेंट वो छोड़ देगा, उसको फ़ायदा नहीं है। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, उसको हर महीने कम पैसे देने पड़े इंटरेस्ट रेट की सूरत में, तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ेगा और वो इन्वेस्टमेंट कर लेगी क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट कम है। तो यहाँ पर सारा दारमदार इंटरेस्ट रेट का होता है क्लासिकल के नज़दीक, और इस वजह से व्हेन इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेज,
और वेन एवर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज। तो वो इन दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशनशिप शो करते हैं कि इंटरेस्ट रेट का इन्वेस्टमेंट के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है। जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर रही है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअली बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ रही है तो कोई भी रेशनल फर्म वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसकी कॉस्ट ज़्यादा हो। और वेन एवर इंटरेस्ट रेट डिक्रीजेज तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीजेज और फिर वो इन्वेस्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये सिचुएशन है। अगर हम कर्व बनाएं तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हम लेते हैं इंटरेस्ट रेट, और एक चीज़ और जान लें, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट है, हम नॉमिनल की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं हम रियल प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी की बात करें, रियल एम्प्लॉयमेंट और रियल वेरिएबल्स की बात करें। क्लासिकल हमेशा रियल की बात करता है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट रियल इंटरेस्ट रेट है। तो ये एक जो है थोड़ा टेढ़ा बन गया, ये इंटरेस्ट रेट का कर्व है। और इसी को फिर हम कह सकते हैं कि ये है एक्चुअली डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, क्योंकि जो इन्वेस्टर है वो डिमांड कर रहा है फॉर लोनेबल फंड्स ताकि उसके पास कुछ पैसे आ जाएं, वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स को मैं DL के नाम से लिखता हूँ। अब दूसरी बात, ये जो फर्म है, ये कंपनी है, ये दरअसल डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स तो कर रही है, लेकिन इसके बदले वो बॉन्ड्स सप्लाई कर रही है। ये कंपनी बॉन्ड्स अपने दे रही है ना, तो बॉन्ड सप्लाई करके इसके बदले डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कर रही है। तो यही डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स का कर्व एक्चुअली सप्लाई ऑफ बॉन्ड SB के नाम से दिखता हूँ, सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स का भी कर्व है। और इसी कर्व फिर ये कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी है, और ये इन्वर्सली रिलेटेड है। अब यहाँ पे एक और चीज़ भी है जो इंटरेस्ट रेट को इफ़ेक्ट करती है, और वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर एक्सपेक्टेशंस अच्छे हों रिगार्डिंग फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, कि अगर एक्सपेक्टेशन सही हों कि इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट है, हालात ठीक रहेंगे, सब कुछ सेट रहेगा, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, तो उससे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। लेकिन जो उसमें इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़ाहिर बात है बढ़ जाएगा। अगर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग फ्यूचर रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जब कम हो जाएं तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा और वो फिर अपना इन्वेस्टमेंट भी कम कर देगा। तो ये एक फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट कर्व को शिफ्ट करता है। तो उससे पहले हमने एक और देख लेते हैं, जो गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी वो भी उसको शिफ्ट कर रही थी डिमांड कर्व को, जो इन्वेस्टमेंट कर्व है उसको, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कर्व को। और अभी हमने इस केस में देखा कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट विच इज़ नेगेटिवली रिलेटेड टू रियल इंटरेस्ट रेट, यहाँ से देखा जाता है। और दूसरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी, वेन एवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, एंड वेन एवर इट डिक्रीजेज इट ऑटोमेटिकली डिक्रीजेज। तो ये दो फंक्शंस का ये जो है इन दोनों का फंक्शन है, और ये इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब हम डिस्कस करते हैं सप्लाई फॉर लोनेबल फंड्स। यहाँ पे हमने डिमांड डिस्कस कर लिया, तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कौन करता है? सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, यहाँ पे मैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स, तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स हमेशा जो सेवर है वो करता है। सेवर कौन है? इंडिविजुअल है। अब इंडिविजुअल है, उसका इनकम ज़्यादा है, इनकम दो चीज़ों पे उसने खर्च करना है, या कंजप्शन कर लेगा या सेविंग कर लेगा। कंजप्शन से जो चीज़ें बच जाती हैं, जो अमाउंट कंजप्शन से बच जाता है वो क्या कर लेगा, उस अमाउंट को वो सेव करने की सूरत में किसी बॉन्ड या सिक्योरिटीज़ पे लगाएगा ताकि उसको इंटरेस्ट रेट मिलता रहे। इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर जाएगा, और बाद में एक जब जो बॉन्ड है वो जब मिच्योर हो जाए, मिच्योर मतलब उसकी जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाए, तो उसको वो प्रिंसिपल अमाउंट भी मिलेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे नोट करें, हम यहाँ पे उस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ये परपेचुअल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, जिसकी जो है परपेचुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो उस ड्यूरेशन पे तो मिलती रहेगी, लेकिन उसकी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पे परपेचुअल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। बॉन्ड तो कई किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन हम परपेचुअल बॉन्ड की बात करें जिसकी प्रिंसिपल अमाउंट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उस इंटरवल में इंटरेस्ट रेट आपको मिलती रहेगी ये चीज़। तो सप्लाई कौन करता है? सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इंडिविजुअल करते हैं। इंडिविजुअल क्या करते हैं, उनके पास जब अमाउंट ज़्यादा आ जाए तो वो उससे बॉन्ड्स ख़रीदते हैं, और जो अमाउंट है जो फर्म को चाहिए या गवर्नमेंट को चाहिए वो फिर सप्लाई करते हैं, देते हैं। तो देखो, फंड दे रहे हैं, उसके बदले वो बॉन्ड ले रहे हैं। तो ये डिमांड फॉर बॉन्ड्स कर रहे हैं और सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स कर रहे हैं। और ये क्या है?
जो पैसे दे रहे हैं तो ये लेंडर हैं। तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो लेंडर भी हैं और वो डिमांड फॉर बॉन्ड्स भी कर रहे हैं और सप्लाई ऑफ फंड्स भी कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट है। अब अगर एक कंपनी है, उसको कैश चाहिए, पैसा चाहिए, और वो उस पैसे के लिए 10% या 10% से अबव इंटरेस्ट रेट देने को तैयार है कि मैं 10% से भी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट हर महीने दूंगा, मुझे बस सिर्फ कैश दे दे ताकि मैं इस प्रोजेक्ट पे लगाऊं, तो हर कोई चाहेगा कि हर महीने में 10% या 10% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, शराय सूद इतना ज़्यादा अगर हमें मिल रहा है तो हम क्यों ना उस कंपनी को लोन दे दें। तो जिसके पास पैसा होगा वो इंडिविजुअल पैसा आगे दे देगा। तो इस सूरत में सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स या डिमांड फॉर बॉन्ड्स या जो लेंडर हैं या इसको सिंपली डिमांड भी कहते हैं, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। तो इसका फिर हम कर्व इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेंगे सेविंग और यहाँ पे लेंगे इंटरेस्ट रेट, ये, और इसका कर्व कुछ इस तरीके से बनेगा और इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड। अब इसको मैं सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स का नाम देता हूँ और डिमांड फॉर बॉन्ड्स, DB, डिमांड फॉर बॉन्ड्स। ये इंटरेस्ट रेट है ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक सेविंग्स। तो ये सप्लाई है और सप्लाई जो है, सप्लाई इज़ अ फंक्शन ऑफ, पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट। क्लासिकल मार्केट में ये इंटरेस्ट रेट से पॉजिटिवली रिलेटेड है। अब ये सप्लाई भी हमने डिस्कस कर लिया और डिमांड भी हमने डिस्कस कर लिया कि डिमांड कैसे, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स क्या है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स क्या है। तो अब हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ क्वांटिटी क्लासिकल इंटरेस्ट रेट थ्योरी। तो इसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ पे होगी जहाँ पे डिमांड फॉर लोनेबल फंड या डिमांड फॉर बॉन्ड इंटरसेक्ट विद दी सप्लाई ऑफ बॉन्ड। तो वो उसकी फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पे ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी टेक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट एंड ऑन वर्टिकल एक्सिस वी टेक इंटरेस्ट रेट। अब जो इस केस में हमारे पास है, वी नो दैट कि जो हमारे पास डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स है, वो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स दरअसल इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का कर्व है और वो नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट लिख भी दूँ तो इन्वेस्टमेंट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसके साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी लिख दूँ क्योंकि अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट भी इसके साथ ऐड हो जाएगी अगर गवर्नमेंट की बजट डेफिसिट में हो। और ये सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स मार्केट है विच इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड। यहाँ पे मैं सप्लाई सिंपली लिख दूंगा, सप्लाई लिख दें, SL लिख दें, DB यानी डिमांड फॉर बॉन्ड्स लिख दें, तो एक ही बात है। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइन हो रहा है। अब क्लासिकल के नज़दीक ये जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो R है, इट इज़ एक्चुअली द नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट के भी नाम दिया है। उसकी वजह ये है कि क्लासिकल बिलीव्स ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और क्लासिकल के नज़दीक पोटेंशियल आउटपुट इज़ ऑलवेज, एक्चुअल आउटपुट इज़ ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल आउटपुट। तो इस वजह से जो वहाँ पे इंटरेस्ट रेट होगा वो भी नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि क्लासिकल के नज़दीक जो एम्प्लॉयमेंट है वो हमेशा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस वजह से जो इंटरेस्ट रेट भी होगा वो भी नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इस पॉइंट पे सप्लाई आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है इन इंटरेस्ट रेट मार्केट में या क्रेडिट मार्केट में, ये इंटरेस्ट रेट का पॉइंट है। अब इस केस में क्लासिकल के नज़दीक एक पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डिस्कस करना, क्लासिकल के नज़दीक ये जो इंटरेस्ट रेट है, नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया गया, बहुत ज़ोर दी गई इस चीज़ के ऊपर कि ये वो इंटरेस्ट रेट है जो एग्रीगेट डिमांड कर्व के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, अगर उनको एक्सोजीनियसली उनके ऊपर चेंज आए, या वो जो कंपोनेंट्स हैं जैसे सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, अगर ये चीज़ें चेंज हो भी जाएं तो तब भी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेशनल इनकम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं, कहिए तो खैर आउटपुट नहीं है, आउटपुट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो बिलीव करते फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये कहते थे कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये एक जो है
स्टेबलाइज़र का रोल अदा करता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। यानी कि जो चीज़ें इंक्रीज़ कर जाएंगी तो इंटरेस्ट रेट दोबारा उनको खुद स्टेबलाइज करके वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे इकोनॉमी को दोबारा इंटरेस्ट रेट लाती है। तो ये बिलीव करते थे क्लासिकल के नज़दीक, यानी इतना ज़्यादा रोल दिया गया था इंटरेस्ट रेट को। तो लेट्स सी हम देखते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले करती है। और इसके अलावा क्लासिकल के नज़दीक इंटरेस्ट रेट को इससे भी और एक अहम रोल दिया गया था। वो ये था, क्लासिकल बिलीव करते थे जो इंटरेस्ट रेट है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। यानी कि क्लासिकल बिलीव करते थे कि इकोनॉमी में ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की अपनी उनकी एक स्टेटमेंट है, उनकी जो थ्योरीज़ हैं उनको डिफेंड करने के लिए कोई चीज़ तो उनको चाहिए ना। तो उनका जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो इंटरेस्ट रेट है। कहते हैं कि सबसे पहला जो उनको डिफेंड करता है उनकी थ्योरी को, वो कहते थे इंटरेस्ट रेट है, वो इससे प्रूव कर लेंगे। और जो फिर सेकंड है इनके पास, जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो फिर वर्टिकल, जो हमने एग्रीगेट सप्लाई कर्व ड्रा किया था लेबर मार्केट में, प्रोडक्शन फंक्शन लेबर मार्केट में, तो वो जो वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है वो इनका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है फॉर देयर फुल एम्प्लॉयमेंट। उसको प्रूव करने के लिए, उसको साबित करने के लिए, उसके जो है उस चीज़ के लिए, उसके जो है आर्गूमेंट पेश करने के लिए, उसकी हेल्प के लिए, तो डिफेंड के लिए, आर्गूमेंट पेश करने के लिए सेकंड जो लाइन ऑफ डिफेंस है वो वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व है इनकी, और जो फर्स्ट है वो इंटरेस्ट रेट है। अब इसकी एग्जांपल ये है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो बिगनर हैं शायद उनको ये चीज़ फिर मुश्किल लगे। अब जैसे जो आर्मी है वो बॉर्डर पर, वहाँ पे आर्मी है, अब बाहर से कोई भी थ्रेट आए या कोई भी बाहर से बंदा आ जाए, कोई टेररिज्म या कोई भी चीज़, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो आर्मी है किसी भी मुल्क की, वो वहाँ पे आर्मी बैठी हुई है और उस चीज़ को अंदर आने नहीं देगी। फिर अगर वो चीज़ अंदर आ भी जाए तो फिर जो लोकल यहाँ पे जितने भी एजेंसीज़ हैं, फिर एजेंसीज़ वो फिर जो है आगे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं वो इनको फिर आगाह कर देते हैं भाई ये चीज़ है। जैसे फिर आगे रेंजर हैं या एफसी है, या फिर लोकल में फिर पुलिस है, पुलिस उस चीज़ को फिर स्टेबलाइज़ कर देगी, उस चीज़ को रोकेगी, क्राइम को या जो भी इम्बैलेंसेस हैं। तो फर्स्ट लाइन पे आर्मी है, तो आर्मी की प्रायोरिटी है। तो यहाँ पे भी यानी कि हम कह सकते हैं कि जो क्लासिकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट को, जैसे एक मुल्क में आर्मी का दर्जा है तो क्लासिकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट को यही दर्जा दिया गया है कि फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इनके लिए। लेट्स मूव। अब हम देखते हैं कि जो आर्गूमेंट इन्होंने पेश की थी कि एक स्टेबलाइज़र है, तो कैसे ये स्टेबलाइज़र है और किस तरीके से एग्रीगेट डिमांड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट रेट को शिफ्ट करते हैं। हम ये देखते हैं ड्यू टू फियर ऑफ वार, यानी कि वार की वजह से, वार की फियर की वजह से, डर की वजह से, एक्सपेक्टेशंस आ जाएं कि इन फ्यूचर अल्लाह न करे कोई जंग होने वाले है, तो उस चीज़ के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट, वो अपने बिल्कुल भी बॉन्ड्स नहीं बेचेंगे, क्योंकि उनको पैसा नहीं चाहिए। पैसा क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि उनको पता है हम आगे क्यों इन्वेस्ट करें, खाम का हमारी दिवालिया हो जाएगी, पता नहीं मुल्क का क्या हाल होगा, हालात क्या रहेंगे, जंग सर पर आके खड़ी है, तो हम क्यों खाम का इन्वेस्ट करें। तो इस चीज़ के लिए वो इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स नहीं करेंगे। तो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, जो डीएल डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स, या जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट कर्व शिफ्ट हो जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डाउनवर्ड। तो एक और ग्राफ से इस चीज़ को फिर देख लेते हैं कि ड्यू टू फियर ऑफ वार के नाम से। सबसे पहले तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे कर्व शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ड्यू टू फियर ऑफ वार। अब ड्यू टू फियर ऑफ वार अगर हम दोबारा यही फिर ग्राफ बनाएं और इक्विलिब्रियम पॉइंट ज़ाहिर करें, यहाँ पे सेविंग है और इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमने ज़ाहिर किया है, और ये हमारे पास था जो है डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स या इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास है। और इस केस में हम लेट्स सपोज करते हैं गवर्नमेंट की जो बजट है वो बैलेंस है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू कलेक्शन सेम है, तो इस वजह से हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं और फॉर सिंप्लिसिटी हम ले रहे हैं और कोई वजह नहीं है। और यहाँ पे हम लेते हैं सेविंग्स, और ये सेविंग्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये इक्विलिब्रेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है R0, और ये सेविंग, इस पॉइंट पे सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, ये यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हैं, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट को E का नाम देते हैं। अब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट ड्यू टू फियर ऑफ वार।
जो इन्वेस्टमेंट है एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। उनको पता है कि मुल्क का पता नहीं क्या हालात हो जाएं, प्रॉफिट तो दूर की बात, हमारे पहले वाले पैसे भी डूब जाएंगे। तो इस वजह से वो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट कम करते हैं तो ये जो डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स करवाए या जो इन्वेस्टमेंट करवाए, ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो इन्वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये इस पॉइंट पे आके सप्लाई को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये इस पॉइंट पे सप्लाई और डिमांड इस पॉइंट पे आपस में बराबर हैं। सप्लाई इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इसको डैश लगाते हैं दोनों का, और ये इंटरेस्ट रेट है। अब देखें, अगर सप्लाई कम ना हो जाए और जो इंटरेस्ट रेट कम ना हो जाए और इसी पॉइंट पर रहे, तो यहाँ में देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर जो सप्लाई है एक्चुअली वो सप्लाई क्या है, सप्लाई हमारे पास लोनेबल फंड्स की डिमांड है या सप्लाई ऑफ बॉन्ड्स है। तो इस पॉइंट पर सप्लाई जो हमारे पास डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स है, सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है, सॉरी, इस पॉइंट पर जो हमारे पास सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है, क्योंकि सेविंग कर्व इंडिविजुअल का है और इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स करते हैं। जो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स है, मीन लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, वो सप्लाई करने को रेडी हैं। तो सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स इतना ज़्यादा है, लेकिन डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स इतना कम है। जो इन्वेस्टर हैं उनको इस फियर की वजह से, डर की वजह से पैसा चाहिए ही नहीं। तो इस वजह से ये जो इंक्रीज़ इन सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स पुट अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट यहाँ से डिक्रीज़ करते करते इस पॉइंट पे आ जाएगी। अब इंटरेस्ट रेट जो न्यू इक्विलिब्रेटिंग इंटरेस्ट रेट है वो इस पॉइंट पर है, इसको R1 का नाम दे देते हैं, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों भी इस पॉइंट पर हैं। अब देखें, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ करके ई पॉइंट से डिक्रीज़ करके ई नॉट पे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, तो यहाँ पे जब इस कर्व को हम ऊपर ले जाते हैं इस पॉइंट तक, तो यहाँ पे दो एडजेसेंट बन जाते हैं, हमारे पास एडजस्टमेंट बन जाते हैं। इस दरमियान में जो ये चेंज आया किस चीज़ की वजह से, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई की वजह से चेंज आया, ये कर्व शिफ्ट हुआ डेल्टा आई की वजह से, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से। अब दो एडजस्टमेंट बनते हैं, एक एडजस्टमेंट हमारे पास ये है, ये ट्राइंगल है, और दूसरी हमारे पास ये ट्राइंगल है। अब इसमें जो ये ट्राइंगल है, इसको मैं ट्राइंगल ए का नाम दूंगा, इसको ट्राइंगल बी का नाम दूंगा। अब यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट अगर इसी पॉइंट पे थी, फिर सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स ज़्यादा थे, डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स कम थे, तो इस वजह से ये सब जो इंटरेस्ट रेट है वो डिक्रीज़ करके इस पॉइंट पे रहा है। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है फॉल इन दी सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स या फॉल इन सेविंग्स। तो इस चीज़ में कमी आई है। देखो, पहले इस पॉइंट पर थी, इस पॉइंट पर, यहाँ से डिक्रीज़ करते करते यहाँ तक आया है, ये इतना डिक्रीज़ हो गया। अब सेविंग्स पहले इस पॉइंट पर थे, यहाँ से डिक्रीज़ करके इस पॉइंट पे जो आए हैं, सेविंग्स में जो कमी हुई है वो दरअसल कंजप्शन में इंक्रीज़ हुआ है। लाजमी बात है, जो अगर हमारे पास y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई है, इनकम को या तो हम कंज्यूम करेंगे या हम सेव कर लेंगे, ठीक है, कंज्यूम कर लेंगे या सेव कर लेंगे। और सेविंग क्या है, s इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी, और c इज़ इक्वल टू वाई माइनस एस। अब इस केस में हमारे पास कंजप्शन कम हो गए, पहले इस पॉइंट ई पर थे, ई से ई नॉट पे आ गए। सेविंग्स जब हमारे पास कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर जाएगी। तो जिस रेट से जो है प्रोपोर्शन से सेविंग्स में कमी आई है, उस रेट से उस जो है प्रोपोर्शन से कंजप्शन में इंक्रीज़ आया है। तो माइनस डेल्टा एस इज़ एक्चुअली प्लस डेल्टा सी। ये पहला एडजस्टमेंट हमारे पास जो बी का एरिया है ट्रायंगल का वो कंप्लीट हुआ। अब इस एरिया में देखें, जब इन्वेस्टमेंट हमारे पास कम हो गए तो इंटरेस्ट रेट हमारे पास हाई थे, सेविंग की वजह से या सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स की वजह से जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी, इंटरेस्ट रेट थी, इंटरेस्ट रेट में कमी की वजह से देयर इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड इन्वेस्टमेंट एंड इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट में जो कमी आई है R0 से लेकर R1 तक, उस कमी ने इन्वेस्टमेंट्स को यहाँ से यहाँ तक थोड़ा इंक्रीज़ करवाया। ये इंक्रीज़ जो है ये ट्रायंगल शो कर रहा है, ये इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। तो ये प्लस डेल्टा आई है। तो इंटरेस्ट रेट में डिक्रीज़ की वजह से इन्वेस्टमेंट में इतना इंक्रीज़ आया, और ये जो ट्रायंगल ये शो कर रहा है सेविंग्स में कमी आई, तो उस चीज़ की वजह से कंजप्शन बढ़ गए। तो जो एग्रीगेट डिमांड कर्व के कंपोनेंट्स हैं वो वही सेम रहेंगे। सेविंग्स कम हुए लेकिन
कंजप्शन में इजाफा आया, इंक्रीज़ आया। इंटरेस्ट रेट यहाँ से बेशक कम हुआ, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट हमारे पास टोटली कम हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुआ, लेकिन इंटरेस्ट रेट की कमी की वजह से उसने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा बढ़ा दिया। तो जो एग्रीगेट डिमांड के ऊपर टोटल इफ़ेक्ट है वो सेम रहेगी, एग्रीगेट डिमांड के ऊपर जो नेट इफ़ेक्ट है वो वही ज़ीरो रहेगी। और इस चीज़ की वजह से जब एग्रीगेट डिमांड कर्व के ऊपर नेट इफ़ेक्ट ज़ीरो है तो फिर इसका मतलब है कि बाकी जो आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, वो भी सेम रहते हैं। फिर हम सप्लाई के साइड से देखते हैं कि सप्लाई कर्व को शिफ्ट करें तो तब क्या इफेक्ट होगा, तब भी ये चीज़ें सेम रहेंगी, यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो सेम रहेगी, या इसमें आउटपुट या जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें कोई कमी आ जाएगी। अगर हम इस केस में भी देख लें, जो सेविंग कर्व है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो थ्रिफ्ट है, लोग ज़्यादा सेव करना जो है शुरू कर दें, वो अपने कंजप्शन कम कर दें, सेविंग अपने बढ़ा दें, तो तब भी जो आउटपुट है, जो एग्रीगेट आउटपुट है हमारे पास वो सेम रहेगी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई का नाम देता हूँ, और यहाँ पे जो सेविंग है उसको S0, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और ये सिंपल जो है ग्राफ है, इस वजह से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, R0, और यहाँ पे फिर हमारे पास S इज़ इक्वल टू S0 इज़ इक्वल टू I0 के बराबर है। अब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अगेन वी सपोज दैट अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब लोग थ्रिफ्ट इंक्रीज़ कर जाएं, जब उनकी जो है सेविंग्स वो अपने इंक्रीज़ करना चाहें, कि अगर हम अपने सेविंग इंक्रीज़ करें और जो है करंट कंजप्शन कम करें, क्योंकि सेविंग क्या है, सेविंग एक ट्रेड ऑफ है बिटवीन करंट कंजप्शन एंड फ्यूचर कंजप्शन। तो वो करंट कंजप्शन अपने कम कर लें और सेविंग्स इंक्रीज़ करें, तो इंक्रीज़ इन सेविंग, जो सेविंग कर्व है उसको शिफ्ट करेगी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड। तो ये S1 का नाम है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर है, और जो न्यू हमारे पास सेविंग इज़ इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, यानी कि S1 इज़ इक्वल टू I1 इस पॉइंट पे बराबर हैं। अब इस पॉइंट पे देखें, अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ ना करे, E1 अगर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ ना करे और इसी पॉइंट पे रहे, तो देखें यहाँ पे अगेन जो ये वाला केस था, सेविंग्स आर ग्रेटर दैन इन्वेस्टमेंट, meaning that the supply of loanable funds are greater than the demand for loanable funds। तो इस चीज़ के लिए it put a downward pressure on interest rate। इंटरेस्ट रेट यहाँ से डिक्रीज़ करके इस पॉइंट पे आ जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट यहाँ पे आ गए तो इंटरेस्ट रेट, न्यू इंटरेस्ट रेट जो इक्विलिब्रेटिंग इंटरेस्ट रेट है वो R1 है। अब इंटरेस्ट रेट तो इसी पॉइंट पर आया है, लेकिन यहाँ पे जो सेविंग्स हैं वो अगेन कम हुए हैं, माइनस S है, यानी माइनस डेल्टा S जो पहला एडजस्टमेंट है, या जो ये है, इसमें ये ट्रायंगल में ये सारा एरिया किस चीज़ का था, ये डेल्टा S का था, प्लस डेल्टा S का था। लेकिन यहाँ से जो कमी आई है उसको माइनस डेल्टा S का नाम दो या प्लस डेल्टा C का नाम दो, कंजप्शन में इंक्रीज़ हुई है। यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट थे पहले, ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ इन सप्लाई की वजह से ये बढ़ गए, इस पॉइंट पे आ गए, तो इन्वेस्टमेंट दोबारा देखो इंक्रीज़ कर गए, और ये जो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल एरिया इंक्रीज़ इन्वेस्टमेंट प्लस डेल्टा I को शो करता है, और दोबारा इंक्रीज़ हो गए। तो जो ओवरऑल इफ़ेक्ट था वो अगेन ओवरऑल इफ़ेक्ट ज़ीरो रहा है, और नेट इफ़ेक्ट ज़ीरो है। तो मीनिंग दैट कि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक इक्विलिब्रेटिंग फैक्टर है, और इंटरेस्ट रेट की वजह से ही जो नेट इफ़ेक्ट है वो ज़ीरो आता है, और इकॉनमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पे रहती है। और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है फॉर देयर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो क्लासिकल की बिलीव है, तो उसके लिए फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उनका यही चीज़ है, इंटरेस्ट रेट है। तो यानी कि इतना बड़ा रोल प्ले करता है क्लासिकल मार्केट में इंटरेस्ट रेट। तो आज के लिए इतना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो पॉलिसी इम्प्लीकेशंस हैं, इसमें फ़िस्कल पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट है इसके ऊपर, जो है मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इफ़ेक्ट है इसके ऊपर, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।